नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो है आपके रीट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 30 प्रश्नों में दो तीन क्वेश्चन अक्सर जो है वो किससे संबंधित पूछे जाते हैं? परिभाषाओं से संबंधित। तो आज जो है मैं आपके रीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से संबंधित हम बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। और एक तरह से ये आपका क्या है, रिवीजन है। तो जब भी मैं किसी परिभाषा के बारे में बात करूं और तो आपके माइंड में वो रिकॉल होना चाहिए कि हाँ, ये डेफिनेशन आपको याद है। देखिए 90% तक जो लोकप्रिय परिभाषाएं हैं उन्हीं में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 10% ये है कि अगर लगे जो भी एग्जाम बनाने वाला है कि थोड़ा सा मैं हटके परिभाषा दूं, तो 10% चांस होते हैं कि वो कोई हटके परिभाषा देता है। बाकी 90% डेफिनेशन वही आती है जो नॉर्मली आप बुक्स में पढ़ते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ YouTube पे जो मैंने बाल विकास के यहाँ वीडियो बनाए थे, तो उसमें सभी वीडियो को मिला करके शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हैं वो, उन सबको साथ में मिला के दिया, तो वो लगभग 18 घंटे के आसपास का बना है एक वीडियो जो है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और पहले देखा है तो भी उसको देखें। पूरी साइकोलॉजी को शॉर्ट में अगर आपको रिवीजन करना है, मुख्य रूप से जो फैक्ट वाली चीजें हैं, तो उस पर्पज से आप उस 18 घंटे की वीडियो को देखते रहिएगा कि एक दिन में आपने 3 घंटे देख लिया या 4 घंटे। और वैसे भी आप जो ज्यादातर विद्यार्थी वीडियो को फास्ट मोड पे सुनते हैं, जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है वॉइस है उस पर नहीं सुनते, थोड़ा वीडियो को फास्ट करके सुनते हैं, तो आप वहां फास्ट करके उसको सुन लीजिए, तो फटाफट आपका वो रिवीजन हो जाएगा। सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब एक साथ उसमें शामिल है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला ही टॉपिक आता है पहली यूनिट में, वो आता है बाल विकास का। जो बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसमें कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो बरक, और बरक के अलावा एक परिभाषा आती है करो एंड करो की। इनकी तो हर जगह है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा, बरक की, करो एंड करो की, और एक इसमें हरलोक की परिभाषा और आती है। तो आप ये थोड़ा सा इन तीन को ध्यान में रखिए। क्या है बरक जो है, उन्होंने बाल विकास से संबंधित क्या कहा है कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की, अब आपके माइंड में आना चाहिए, मैं पहले से लिख कर आपके सामने क्यों नहीं रख रहा, आपके माइंड में रिवाइज होना चाहिए कि हाँ, बर्क ने क्या कहा है बाल विकास से संबंधित। तो बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें व्यक्ति जो है वो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के, जन्म से पहले यानी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के और परिपक्वता अवस्था तक होने वाले जितने भी परिवर्तन है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? बर्क की। और इसके अलावा हम बात करें करो एंड करो, इन्होंने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वो वैज्ञानिक अध्ययन है क्या है जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो है, व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था, और यहां इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? जन्म पूर्व अवस्था। यहां इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है क्रो एंड करो ने? गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक, किशोरा अवस्था तक। जबकि बर्क ने लास्ट में किस टर्म का यूज किया? परिपक्वता तक। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, सार लास्ट में वही निकलेगा, लेकिन वही है कि किसने कौन से वर्ड का यूज किया है, तो वो ध्यान में। तो बर्क की होगी, करो एंड करो की होगी। एक हरलोक की परिभाषा है, ये महिला है श्रीमती हरलोक। इन्होंने जो है वो क्या कहा है कि विकास का अर्थ क्या है? तो प्रगतिशील परिवर्तनों, ये थोड़ा सा टर्म इन्होंने यूज किए हैं, अलग हटके हैं। क्या है विकास? कि विकास का अर्थ जो है वो क्या है? प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित सीक्वेंस से आगे क्या है? क्रमबद्ध और सुसंबद्ध प्रतिमान है। अब ये साइकोलॉजी के जो कोर्स वगैरह थे, मैंने उनमें एक एक वर्ड को पूरा डीपली खोल खोल के समझाया इनको कि नियमित का यहां क्या मतलब है, क्रमबद्ध का क्या मतलब है, सुसंबद्ध का क्या अर्थ है, क्योंकि हरलोक की परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा इन्होंने बाल विकास पे अध्ययन किया है श्रीमती हरलोक ने। तो थोड़ा सा आप इन टर्म को ध्यान में रखिएगा, बाल विकास से संबंधित बर्क का हो गया, करो एंड करो का, और श्रीमती हरलोक का हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें एक टॉपिक आता है संवेगात्मक विकास। ये आपने सब अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट,
तो दो चार नाम हैं, इसमें आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जैसे एक तो वुडवर्थ का नाम ध्यान में रखिएगा, और एक इसमें गेट्स का नाम ध्यान में रखना है आपको। वही करो एंड करो की भी एक परिभाषा है इसमें, और इसके अलावा जर्सिल्ड। ये तीन चार नाम जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। वुडवर्थ, गेट्स, करो एंड करो, जर्सिल्ड, चार पांच मेन परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ ने संवेगात्मक विकास से संबंधित जो है वो क्या परिभाषा दी है? बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी परिभाषा है। क्या? कि संवेग क्या होता है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है संवेग? क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये छोटी सी परिभाषा है, ये किसने दी है? वुडवर्थ के द्वारा। इसके बाद में जैसे गेट्स है, तो गेट्स ने क्या लिखा है कि बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है, बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे उसका अंतः संबंध होता है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। ये परिभाषाएं भी आपको समझ में कब आएगी? जब आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो कि हाँ संवेगात्मक विकास होता क्या है, क्या क्या इसमें बातें हैं। तो वही चीजें हैं, वही बताएंगे ये। तो ये जैसे बता दिया वुडवर्थ ने कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा है क्या? संवेग। ये वुडवर्थ की। गेट्स ने क्या कहा कि जो संवेगात्मक व्यवहार है किसी बालक का, वो विकास के दूसरे पहलुओं के अनुरूप होता है, अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे अंतः संबंधित होता है। ये होगी इसकी परिभाषा। इसके बाद में करो एंड करो। तो करो एंड करो जो है उसमें दो तीन वर्ड बीच में आएंगे। एक तो आएगा भावात्मक अनुभूति। भावात्मक अनुभूति हो गया। तो क्या है कि संवेग वह भावना जो है वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था जो है और तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, और इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है। यह परिभाषा किसकी है? यह करो एंड करो की। तो इसमें दो तीन टर्म आपको ध्यान में रखना है, जैसे भावनात्मक, जो भावात्मक अनुभूति वर्ड हो गया, और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था, यह वर्ड हो गया, और उसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? करो एंड करो की। इसके बाद में आता है जर्सिल्ड। तो जर्सिल्ड की भी एक परिभाषा है, वो ध्यान में रखिएगा। बहुत ही सिंपल सी है। क्या? कि किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश आना, भड़क उठना और उत्तेजित हो जाने की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। केवल उत्तेजित दशा, ये नाम दिया वुडवर्थ ने। मतलब नाम दिया का मतलब ये नहीं कि इन्होंने ये नाम दिया भाई, एक सिंपल सा ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का आवेश आना, भड़क उठना और उत्तेजित हो जाने की अवस्था, यह परिभाषा किसने दी? ये जर्सिल्ड ने। तो बस ये थोड़ा थोड़ा जो है इनमें डिफरेंस है, ये आप इसको चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये मैन, देखिए मैं आपको मैन बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई परिभाषाएं है नहीं, बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ जो मुझे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगती है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा देखिएगा इसमें विकास की अवस्थाएं आती है कुछ, जैसे आप पढ़ते हैं और उसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और तीसरी आती है किशोरावस्था। तो मुख्य रूप से आपसे इनमें से जो है वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और शैशवावस्था को इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश टर्म मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिश टर्म जो है वो मेन चीजों के आपको ध्यान में रहना जरूरी है। तो शैशवावस्था को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी, बाल्यावस्था को कहते हैं चाइल्डहुड, और किशोरावस्था को कहते हैं एडोलेसेंस। तो ये इंग्लिश टर्म भी थोड़ा इन वर्ड का आप ध्यान में रखिएगा। शैशवावस्था से संबंधित हम पहली जो है कुछ बातों पर ध्यान देंगे। अच्छा, इसके साथ कुछ एक दो पॉइंट आपको और बता रहा हूं, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा होता है, लेकिन जो मेरा जो पिछले वर्षों के पेपर रीड के देखने के बाद में या बाकी जो एग्जाम है यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, उन सबको देखने के बाद जो मुझे थोड़ा सा लगा कि जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, रीट लेवल फर्स्ट के, वो थोड़ा शैशवावस्था से संबंधित थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा इसकी परिभाषाएं, और जो है और भी इसके बारे में शैशवावस्था से संबंधित जो भी जानकारी है। और जो रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं उनको शैशवावस्था तो ध्यान में रखना ही रखना है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा जो पेपर, अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर है, मैं थोड़ा सा जो मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ते टाइम आपको ये चीज माइंड में रहनी चाहिए
कि मैं रीट लेवल फर्स्ट का विद्यार्थी हूं, थोड़ा सा शेषवावस्था को विशेष ध्यान से और पढ़ूं। पढ़ना तो तीनों ही है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपको तीनों ही अवस्थाएं पढ़नी है। लेकिन लेवल फर्स्ट वाले थोड़ा सा इस शेषवावस्था को ज्यादा ध्यान से रखें, और लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी हैं वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को थोड़ा विशेष ध्यान से रखें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शेषवावस्था की। शेषवावस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करो एंड करो की। करो एंड करो, इन्होंने शेषवावस्था से संबंधित क्या एक परिभाषा दी है कि शिशु जो होता है वो शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। यह परिभाषा किसकी है? करो एंड करो, कि शिशु जो है वो शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करने लगता है, व्यक्त करने लगता है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें फ्राइड का सिद्धांत वगैरह सब मैंने पढ़ाए हैं आपको। फ्राइड ने क्या कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह परिभाषा किसकी है? फ्राइड की। तो आप समझ सकते हैं कि जो माता पिता का कितना बड़ा रोल होता है एक बच्चे के पालन पोषण में। एक 4-5 साल तक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो वही चीजें जो है भविष्य में बच्चा आगे एक नींव तैयार होती है उसकी धीरे धीरे। तो फ्राइड की बड़ी लोकप्रिय परिभाषा है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे वाटसन की भी आप ध्यान में रखिएगा। वाटसन ने क्या कहा था कि शेषवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। तो वाटसन ने क्या कहा कि शेषवावस्था में जो सीखने की सीमा और जो तीव्रता है वो बाकी विकास की अवस्थाओं से क्या होती है? तेज होती है। फ्राइड ने क्या कह दिया? जिसको जो बनना होता है 4-5 साल में बन जाता है। इन्होंने डायरेक्ट वन लाइन में सब कह दिया। वाटसन ने थोड़ा सा और उसको किया कि भाई किसी भी अवस्था से ज्यादा तेज सीखने की क्षमता वो इस अवस्था में होती है, शेषवावस्था में। इसके अलावा जैसे वैलेंटाइन है, देखिए जो 18 घंटे का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है यहाँ पे, सारे वीडियो को एक साथ मिला करके यूट्यूब पे, उसको जरूर देखिएगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने ये आपको चीजें याद करवाने का प्रयास किया था जब लास्ट रीड के टाइम ये वीडियो बनाए थे। तो वैलेंटाइन जो है उसने क्या कहा, शेषवावस्था जो है वो सीखने का क्या होता है? आदर्श काल होता है। ये सब मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको परिभाषाएं सब याद करवाई है। तो वैलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल, वाटसन का हो गया, फ्राइड का हो गया, करो एंड करो का हो गया। तो ये कुछ मेन है परिभाषाएं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए एक गेसेल की भी आती है, वही अर्थ वही निकलेगा। गेसेल ने क्या कहा कि बालक जो है शुरू के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। जब आप पढ़ते हैं किशोर अवस्था कहां तक मानते हैं? 18 साल तक का ये किशोर अवस्था तक, लगभग 18-19 साल तक की अवस्था जो है वो 12-13 साल से लेकर के और 18-19 साल तक की अवस्था नॉर्मली किशोर अवस्था में मानी जाती है। और जो बाल्य अवस्था है वो 5 साल से लेकर के 5 से 6 साल से लेकर के और जो आगे 12-13 साल तक का समय जो है नॉर्मली, तो वो कहलाता है बाल्यावस्था। तो ये कह रहे हैं शुरू के 6 वर्षों में, यानी किसकी बात कर रहे हैं गेसेल? शेषवावस्था की। तो इसके अंदर जो बाद के 12 वर्ष हैं यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनमें जो सीखने की क्षमता है उससे कहीं अधिक तेज क्षमता बच्चे में किस में होती है? शेषवावस्था में। तो ये परिभाषा किसकी है? गेसेल। और इन सब का अर्थ निकल के वही आ रहा है नॉर्मली, वही फ्राइड वाला वन लाइनर, जिसको जो बनना है 4-5 साल में बन जाता है कि व्यक्ति जीवन में क्या बनेगा। तो चूंकि फ्राइड वाली बिल्कुल डायरेक्ट सीधी पॉइंट है, डायरेक्ट मेन पॉइंट बता दिया इन्होंने, तो इसलिए फ्राइड वाली ज्यादा लोकप्रिय है और आपको याद भी ज्यादा यही रहती है फ्राइड वाली। तो ये कुछ मेन जो है वो परिभाषाएं हैं। और इसके अलावा इसमें एक स्ट्रेंग की परिभाषा भी आती है, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेंग ने क्या कहा था? थोड़ा इन्होंने खेल की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो बालक जो है, शिशु जो होता है, वो अपने और जो अपना संसार है उसके बारे में अधिकांश चीजें किसके माध्यम से सीखता है? खेल के माध्यम से सीखता है। तो एक थोड़ा ये परिभाषा होगी आपकी। और इसके अलावा जैसे न्यूमैन ने भी इसके बारे में डेफिनेशन कही है एक, क्या कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो ये
सबका अर्थ वही आ रहा है निकल के, जो मेन पॉइंट है कि 4-5 साल तक का जो है वो बच्चे के लिए जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण जो है समय जो है वो ये होता है कि सीखने के पर्पज से उस बच्चे का जो उसकी क्षमता है, ग्रहण क्षमता, ये जो चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कुछ डेफिनेशन जो है वो बाल्यावस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बाल्यावस्था के बारे में अब देखिए, इसमें कुछ कई महत्वपूर्ण नाम भी हैं, जैसे इसमें एक रोस का नाम आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रोस ने बाल्यावस्था का जो है वो क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता, इसमें बच्चों को लगता है कि मैं ज्यादा शाना हूं, ज्यादा समझदार हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो बच्चा ही है अभी। तो रोस ने क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसको, बाल्यावस्था को। तो ये एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके अलावा एक कोल एम ब्रूस, इनका नाम आता है। इन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा, कोल और ब्रूस। और ये एक विशेषता के रूप में भी आ सकता है कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता की कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था। किसने कहा है, तो फिर मिथ्या परिपक्वता किसने कहा, रोस ने, और अनोखा काल किसने कहा, कोल और ब्रूस ने। तो कोल और ब्रूस ने इसके साथ क्या कहा कि जो बाल्यावस्था है वो अनोखा काल तो है ही है, इसके अलावा माता पिता के लिए भी इस अवस्था को समझना कठिन होता है। ये किसने कहा, कोल और ब्रूस। तो ये चीज आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रेंग ने कई परिभाषाएं बताई है। स्ट्रेंग ने जो है कम से कम 3-4 अलग अलग परिभाषाएं बताई है बाल्यावस्था से संबंधित। मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है, ज्यादा लोकप्रिय बता रहा हूं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो नहीं खेलते हो। यानी 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो लगभग सारे खेल जितने हो सकते हैं वो सब खेल खेल चुके होते हैं। कौन से, बाल्यावस्था के बच्चे। तो ये पॉइंट भी जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें अब देखिए, मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, आप इन चीजों को आपस में देखिए लिंक किया कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंग ने ये कहा कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष तक के बच्चे नहीं खेलते हो। अब जो बच्चा सारे दिन खेलेगा वो साफ सुथरा तो रहेगा नहीं, मिट्टी में लोटपोट होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बच्चे को, बाल्यावस्था के बच्चे को सुंदरता से कोई मतलब नहीं है कि मैं सुंदर दिखूं। ये अवस्था किस में आएगी, किशोरावस्था में। जब जो बच्चा है वो ये सोचता है कि नहीं मैं सुंदर दिखूं, सुंदर लगूं, लोग ये कहें वाह वाह कितना स्मार्ट है। तो चूंकि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को सिर्फ खेलने से मतलब है, उसके वो सुबह घर से माँ उसको नहला धुला के भेजेगी, मेरा प्यारा सा बेटा, मेरा राजा बेटा, और राजा बेटा शाम को भूत होके घर में वापस आता है। यानी वो पूरा मिट्टी में लोटपोट, कपड़े, उसका खुद का सारा ऐसे होके आएगा। इसलिए बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है। गंदी आयु यानी डर्टी एज। और मैंने यूट्यूब पे ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था, और उसका 80 से 90% विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया था। गंदी एज का उन्होंने लिखा था, सही उत्तर उन्होंने किया था किशोरावस्था। जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन है। आप गंदी से वैसे समझते हो कि मतलब मन में गंदा गंदा कैसे करके, ऐसे करके कई सीधा ही सोच लेते हैं। भाई अपनी तरफ से तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। जो इन लोगों ने कहा है, क्या कहा है, किसने क्यों कहा, वो हमें सोचना है। तो डर्टी एज भी किसको कहा गया है, गंदी आयु, वो इसी को कहा गया है, बाल्यावस्था को। क्यों, क्योंकि बच्चा भूत बना रहता है, उसको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। आप बाल्यावस्था को लगभग 5-6 साल से लेकर के और एक 12-13 साल तक के आप बच्चे को कभी भी देख लेना, वो खेल खेलता रहेगा और इस तरह से। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना इसको। इसके अलावा जैसे मान लीजिए और भी कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसमें एक परिभाषा आती है क्रो एंड करो की। तो क्रो एंड करो ने भी क्या कहा कि बालक जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कि 6 वर्ष का बालक अब हो चुका है तो अब वो आगे के लिए तैयार है, यानी उसकी मानसिक योग्यताओं का जो है वो लगभग पूरा विकास हो चुका है। तो ये जो है ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड करो की। इसके अलावा रोस की एक परिभाषा और है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। परिभाषाएं तो इनमें काफी है, काफी ज्यादा परिभाषाएं हैं। थोड़ा मेन मैं आपको बता रहा हूं। रोस ने क्या कहा था कि बालक जो है प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाएगा।
तो इसीलिए आप देख लीजिएगा, ये जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड, इसको टोली या गैंग आयु भी कहा जाता है। गैंग एज, उसका कोई ना कोई ग्रुप होगा, टोली होगी, 5-6 बच्चे, 8-10 बच्चे समूह में खेलेगा वो। तो रोज जो है वो कहते हैं कि बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसा करने कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होता है, जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये थोड़ा परिभाषा आप रोज की ध्यान में रखिएगा कि बच्चे जो भी खेल वगैरह अपने खेलते हैं, वो अपने से बड़े आयु के जो लोग हैं उनको वो नहीं बताते। इसके बाद में देखिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ जो है बाल्यावस्था, जो है किशोरावस्था से संबंधित, इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। अब किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे लोकप्रिय परिभाषा जो किशोरावस्था में आती है वो आती है हॉल की, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो आप याद कीजिए, जो 18 घंटे वाला वीडियो है, जो उसमें मैंने जो वीडियो थे 15-20 मिनट के, 15-20 मिनट के, इस तरह उन सबको एक साथ मिला करके वो 18 घंटे में आपका कंप्लीट कर दिया साइको, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो बनाए थे। तो उसमें आपको कितनी जो शॉर्ट ट्रिक से ये चीजें ये सब याद करवाई है मैंने, इसलिए कह रहा हूं उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फैक्ट के रूप में वो वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, एक से बढ़कर एक फैक्ट है उनमें। और लास्ट टाइम में वीडियो से देखी हुई चीजें, सुनी हुई, ये बहुत याद रहती है। तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम के सेंटर आगे बाहर इधर उधर आप जाएंगे, तो रास्ते में बैठ के यूं नहीं है कि आराम से बस इधर उधर देखते रहो। रास्ते में भी आपके फोन के अंदर यूट्यूब है, 18 घंटे का साइको का वीडियो है, उसको फास्ट मोड पे शुरू से, या जो भी टॉपिक आपको उसमें देखना है कि फटाफट फैक्ट का रिवीजन हो जाए, उसको फटाफट सुन लिया आपने, ईयरफोन लगाया, अपना सुनते रहे, 5 से 7-8 घंटे का सफर है, वो सुनते सुनते निकल जाएगा। और एग्जाम में बैठते ही कोई फैक्चुअल चीज आ गई, वो आपका फटाक से सही हो जाएगा। तो उसमें जैसे शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था कि हॉल जो होता है, हॉल के अंदर लोग जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हॉल है, आप किसी हॉल में जाते हैं, कोई सेमिनार है, हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, और वहां जाकर के इकट्ठे होंगे, तो वहां क्या होगा, तनाव, जब इतने लोग एक साथ बैठेंगे तो उमस गर्मी लगेगी, तो संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। एक इसके अलावा जैसे मान लीजिए रोस है, रोस ने क्या कहा था कि शिशु के समान किशोर को ही अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर आरंभ करना पड़ता है। जैसे शिशु है, तो उस तरह से किशोर को भी एक तरह से पुनः समायोजन करने का कार्य आरंभ करना पड़ता है। और चूंकि इसीलिए पुनः आरंभ करना पड़ता है, इसीलिए जो रोस है, इन्होंने किशोरा अवस्था को शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन कहा है, कि पुनरावर्तन है ये। तो कौन? किशोरावस्था। किसका? शेषवावस्था का। किसने कहा? रोस ने। क्यों? क्योंकि शिशु के समान किशोर को भी अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर से शुरू करना पड़ता है। तो थोड़ी ये चीजें हैं, आप ध्यान में रखिए इसको। वैलेंटाइन है, जैसे वैलेंटाइन ने क्या कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, क्योंकि अपराध प्रवृत्ति जो है वो इस समय किशोरावस्था के अंदर आती है। कुछ बच्चे आप देखते हैं गलत राहों पर चल पड़ते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा कि यह परिभाषा किसने दी है, यह वैलेंटाइन की परिभाषा है। और भी वैलेंटाइन की एक और परिभाषा है, क्या? कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यह किसकी है? यह किसने कहा? यह भी वैलेंटाइन ने कहा है। इसके अलावा किर्क पैट्रिक की भी एक परिभाषा है। क्या कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो की और यहां कठिन, किर्क पैट्रिक क्या कहा? कठिन काल। कि इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये लाइनें भी आपको समझ में आ रही होगी जब आपने चीजें पूरा समझा है, किशोरावस्था को पढ़ा है, सब चीजें पढ़ी है, तो ये चीजें भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप ध्यान में रखना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए एक और टर्म आती है बिग और हंट का, आप ध्यान में रखना। एक बिग और हंट,
तो इन्होंने भी जो है वो एक वर्ड बोला है कि किशोर अवस्था का तो हम सब एक ही शब्द कहेंगे कि आप समझ जाओ, और वो एक ही वर्ड है, परिवर्तन। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किशोर अवस्था को एक वर्ड में कहने का प्रयास जो किया है कि साहब बस एक बात में समझ जाओ, एक वर्ड में सही रूप से व्यक्त करने का शब्द अगर कोई किशोर अवस्था को है तो वो क्या है, परिवर्तन। ये किसने कहा, बिग और हंट। तो इन दोनों ने ये लाइन बोली है। और क्या मतलब है परिवर्तन से, शारीरिक परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, या मानसिक परिवर्तन वो, और सामाजिक परिवर्तन। तो मुख्य रूप से इन परिवर्तनों से मतलब है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने भी इस चीज को लेकर के कहा है किशोर अवस्था क्या, कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में जो है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, अपनी सर्वोच्च अवस्था पर पहुंच जाता है। 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था है इसमें मानसिक विकास अपने सर्वोच्च लेवल पर पहुंच जाता है। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। करो एंड करो की भी एक परिभाषा और आती है, क्या, कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये भी किसने कहा, करो एंड करो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पहली यूनिट है बाल विकास वाली, उस यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मुझे मोस्ट लगती है कि ये तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको पढ़नी नहीं है, बाकी डेफिनेशन है वो भी आपके, क्योंकि ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, तथ्य है, टॉपिक समझा हुआ हो तो ये फैक्ट वाली जो चीजें हैं ये भी आपकी इजीली समझ में आ जाती है कि अच्छा इसने ये कहा। और मेन इसमें कीवर्ड होते हैं, एक एक वर्ड ध्यान में रखना है कि अच्छा ये मेन, इसका अलग हटके कीवर्ड ये है, इस पूरी लाइन के अंदर एक ये मेन कीवर्ड है, इसमें ये कीवर्ड है, थोड़ा सा और नाम से उसकी मैचिंग, इस तरह से करते करते, और इसमें आपका सहायता करेगा वो 18 घंटे वाला वीडियो। और तो उसको आप एक साथ, मैंने कि आपको अलग अलग देखना ढूंढना नहीं पड़े, एक साथ कर दिया 18 घंटे का, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो बाकी और भी जो है इसी तरह से महत्वपूर्ण चीजें जो है और भी आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में ही इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।